नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और कंपनी नामा के सेंचुरी एडिशन यानी 100वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीकली शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो आज के एपिसोड को शुरू करें उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं उस ढेर सारे प्यार और सपोर्ट पर जो आपने अपने प्यारे प्यारे और हौसला बढ़ाने वाले कमेंट्स के जरिए हम तक इस पूरे सफर के दौरान पहुंचाया है। उसके लिए मैं कंपनी नामा की पूरी टीम की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। तो चलिए इसी उत्साह, इसी हौसले के साथ जो हमें लगातार आपसे मिलता रहा है, आज के शो की शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर की ओर चलते हैं। सोमवार 13 नवंबर को प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के तहत जारी हुए शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग फीकी रही। 792 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज का शेयर 792 रुपए पर ही लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस की तुलना में शेयर एकदम सपाट, एकदम फ्लैट लिस्ट हुआ। बावजूद इसके कि आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस तो काफी अच्छा मिला था। यह आईपीओ कुल 24 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 490 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। सपाट लिस्टिंग के बाद दिन के दौरान प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज के शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और कारोबार के अंत में बीएसई पर यह शेयर करीब 11.5% की बढ़त के साथ 883 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप को लेकर इस हफ्ते कई सारी खबरें आई। पहली खबर यह थी कि श्रीलंका, इजराइल के बाद अब अदानी समूह बांग्लादेश, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में अपने कारोबार विस्तार की संभावनाएं तलाशेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप के सीईओ करण अदानी ने यह जानकारी दी है। अदानी समूह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल का विकास कर रहा है। 13 नवंबर को जब यह खबर आई तो अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब ½ की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 13 नवंबर की शाम को खबर आई कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की सब्सिडरी कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने $12 करोड़ के सीनियर सिक्योर्ड नोट्स के बायबैक यानी बॉन्ड्स को वापस खरीदने का टेंडर लाने की घोषणा की है। इन नोट्स का भुगतान कंपनी को 2030 तक करना है, जो कि कंपनी अपने खुद के पैसों और नकदी के जरिए करने जा रही है। 15 नवंबर को अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस यानी अदानी ट्रांसमिशन का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 950 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 17 नवंबर को खबर आई कि अदानी समूह की एक एंटिटी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एबीजी शिपयार्ड ग्रुप की कंपनी वदराज सीमेंट के लिए बोली जमा कर सकती है। अदानी समूह के अलावा इस कंपनी को खरीदने के लिए आर्सेनल मित्तल और जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी बोली जमा कर सकते हैं। वदराज सीमेंट पर बैंकों का कुल 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है और बैंकों को संभावित बिडर से 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए की बोली मिलने की उम्मीद है। 17 नवंबर को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर कमजोर बाजार में भी हल्की बढ़त के साथ 2,209 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो ने गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों के 115 से अधिक शहरों में अपने एयर फाइबर सेवा का विस्तार कर दिया है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन 8 शहरों से अपनी एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की थी। 1 महीने की वैलिडिटी वाला जियो एयर फाइबर प्लान 599 रुपए के साथ आता है। इस प्लान पर जीएसटी अतिरिक्त लगती है। यूजर्स को इस प्लान में 30 Mbps तक की स्पीड मिलती है। 13 नवंबर को आरआईएल का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 2,315 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, तेल गैस उत्पादन से जुड़ी देश की सबसे बड़ी और सरकारी नवरत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई। पहली खबर यह थी कि ओएनजीसी बंगाल की खाड़ी में स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन या केजी बेसिन के डीप सी प्रोजेक्ट से तेल का उत्पादन शुरू करेगी। आपको बता दें कि कंपनी इसके पहले कई डेडलाइंस को मिस कर चुकी है। ओएनजीसी का यह ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज के KG-D6 ब्लॉक के बिल्कुल पास है। खबर आने के बाद 13 नवंबर को ओएनजीसी का शेयर करीब ½ गिरकर 195 रुपए 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 16 नवंबर को खबर आई कि ओएनजीसी 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप करने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये दोनों प्लांट एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी तैयारी के हिस्से के तौर पर शुरू किए जाएंगे, जिसमें कच्चे तेल को सीधे हाई वैल्यू केमिकल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। 16 नवंबर को ओएनजीसी का शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ 201 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, बुधवार 15 नवंबर को खबर आई कि सीमेंस इंडिया ने अपने एनर्जी कारोबार के डीमर्जर की घोषणा कर दी है। ये डीमर्जर की घोषणा 2025 की समय सीमा से काफी पहले है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स ने एनर्जी बिजनेस को सीमेंस इंडिया से 2025 तक अलग करने का प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें कि एनर्जी बिजनेस से सीमेंस इंडिया की कुल आय का करीब 35% हिस्सा आता है। इस डीमर्जर के तहत पेरेंट कंपनी सीमेंस एजी ने एनर्जी कारोबार के लिए बनी अलग कंपनी सीमेंस एनर्जी से भारत में लिस्टेड कंपनी सीमेंस इंडिया की
18% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए सीमेंस एजी 2.1 अरब यूरो की रकम खर्च करेगी। हालांकि डील का भाव बीते 5 दिन के औसत भाव से करीब 15% के डिस्काउंट पर है। डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीमेंस एजी की भारत में लिस्टेड कंपनी सीमेंस इंडिया में हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 69% हो जाएगी। 15 नवंबर को सीमेंस इंडिया का शेयर भारी उठापटक के बाद करीब 2.25% की बढ़त के साथ 3,493 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, बुधवार 15 नवंबर को आस्क ऑटोमोटिव के आईपीओ के शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग ठीक ठाक रही। 282 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर आस्क ऑटोमोटिव का शेयर 303 रुपये 30 पैसे पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस की तुलना में शेयर करीब 7.5% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। अच्छी लिस्टिंग के पीछे वजह है इस आईपीओ को मिला निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पांस है। यह आईपीओ कुल 51 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 834 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में आस्क ऑटोमोटिव का शेयर एनएसई पर इशू प्राइस से करीब 10% की बढ़त के साथ 309 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 316 रुपये 70 पैसे का हाई भी टच किया था, क्योंकि दिन के दौरान गोल्डमैन सैक्स ने 310 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर इस कंपनी के 23,20,000 शेयर खरीदे थे। सातवीं खबर, देश की दिग्गज आईटी कंपनी और दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का शेयर गुरुवार 16 नवंबर को 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह थी कि टीसीएस ने करीब 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ 11 अक्टूबर को घोषित इस बायबैक के लिए 25 नवंबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इस खबर की वजह से गुरुवार को टीसीएस का शेयर दिन के दौरान करीब 4% के उछाल के साथ एनएसई पर 3529 रुपये 35 पैसे तक उछल गया था, पर कारोबार के अंत में यह करीब 3.25% की बढ़त के साथ 3,497 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी खबर यह थी कि टीसीएस ने अपने 2000 से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। जिन कर्मचारियों का तबादला हुआ है उन्हें 15 दिन के अंदर दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। साथ में यह भी बोला गया है कि निर्देश के मुताबिक कर्मचारी अगर दूसरी जगह ज्वाइन नहीं करते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। आईटी कर्मचारियों के संगठन नाइट्स ने कंपनी के इस फैसले को कर्मचारियों के खिलाफ बताया है और इसको लेकर श्रम मंत्रालय में शिकायत भी दर्ज की है। आठवीं खबर, गुरुवार 16 नवंबर को बाजार बंद होने के साथ ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई। टाटा स्टील के साथ मर्जर के चलते टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड की गई है, जिसकी एक्स डेट 17 नवंबर थी। करीब 1 महीना पहले यानी 16 अक्टूबर को एनसीएलटी की कटक बेंच ने इस मर्जर को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में टाटा स्टील के बोर्ड ने अपनी 7 सब्सिडरी कंपनियों के खुद में विलय को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी कारोबार के ढांचे को आसान बनाने और बेहतर फैसिलिटी इस्तेमाल की मंशा से किया गया था। इस मर्जर के तहत टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ साथ टिन प्लेट, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग और एसएनटी माइनिंग कंपनी के कारोबार को टाटा स्टील के साथ जोड़ दिया जाएगा। 16 नवंबर को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का शेयर करीब आधा फीसदी की बढ़त के साथ 829 रुपये 35 पैसे के स्तर पर और टाटा स्टील का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ 124 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। नौवीं खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी जेएफएसएल के बोर्ड में ईशा अंबानी, अंशुमान ठाकुर और हितेश सेठिया को डायरेक्टर्स के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। आरबीआई की ओर से यह मंजूरी अगले 6 महीने के लिए दी गई है। इसके आगे की मंजूरी के लिए कंपनी को जरूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। 16 नवंबर को जब यह खबर आई तो जेएफएसएल का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 227 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, शुक्रवार 17 नवंबर को नए जमाने की लॉजिस्टिक्स फर्म डिलीवरी में 1.8 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। ये ब्लॉक डील 403 रुपये प्रति शेयर के भाव के करीब हुई, जिसकी वैल्यू 747 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। हालांकि शो की रिकॉर्डिंग होने तक इस ब्लॉक डील में खरीदार और बिकवाल का पता नहीं चल पाया था, पर खबरें ऐसी थी कि इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्टबैंक ब्लॉक डील के जरिए डिलीवरी के 3 करोड़ 10 लाख शेयर बेच सकता है। 4.2% हिस्सेदारी का यह सौदा 1250 करोड़ रुपए या 15.4 करोड़ डॉलर में हो सकता है। यह डील 403 रुपये 50 पैसे से 413 रुपये 85 पैसे के बीच होने की संभावना थी। इस ब्लॉक डील के बाद भी सॉफ्टबैंक के पास इस कंपनी की 10 से 11% हिस्सेदारी बचे रहने का अनुमान है, क्योंकि यह ब्लॉक डील गुरुवार की क्लोजिंग से करीब 3.25% के डिस्काउंट पर हुई थी। इसलिए कारोबार के अंत में डिलीवरी का शेयर करीब 3.5% गिरकर 399 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 398 रुपये 50 पैसे का निचला स्तर भी छुआ था। 11वीं खबर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मॉनिटाइजेशन यानी दीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे के मुताबिक मार्च 2024 तक यानी मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना
ना के बराबर है। पांडे ने कहा कि बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया जारी है, पर इसके लिए कई तरह के एस्पेक्ट से गुजरना होगा। इन एस्पेक्ट्स में फिट एंड प्रॉपर टेस्ट भी शामिल है, जो कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की ओर से किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर दीपम सेक्रेटरी का मानना है कि हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया इस वित्त वर्ष में पूरी होने की संभावना नहीं है। 17 नवंबर को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 4.5% की गिरावट के साथ 62.75 के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने पर फोकस करने वाली ऑटो कंपनी टीवीएस मोटर ने यूरोप में एंट्री करने की घोषणा की है। असल में टीवीएस मोटर ने एमिल फ्रे नाम की 100 साल पुरानी कंपनी के साथ अहम यूरोपियन मार्केट्स के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस करार के तहत एमिल फ्रे की ओर से टीवीएस मोटर के उत्पादों का यूरोप के अहम मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसकी शुरुआत या इसका लॉन्च फ्रांस के मार्केट से होगा, जहां जनवरी 2024 से टीवीएस मोटर के सभी प्रोडक्ट्स को उपलब्ध करवाया जाएगा। 17 नवंबर को कमजोर बाजार में भी टीवीएस मोटर का शेयर 4% की मजबूती के साथ 1,752.75 के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ऑन द रडार के जरिए, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ओर से संचालित निजी क्षेत्र के बैंक येस बैंक के लिए इस हफ्ते दिवाली के दिन एक राहत की खबर आई। खबर यह है कि इस बैंक को खुद की ओर से बेचे जा चुके बैड लोन्स यानी रिकवरी में दिक्कत वाले लोन से 120 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। आपको बता दें कि येस बैंक ने 17 दिसंबर 2022 को अपना एनपीए पोर्टफोलियो जेसी फ्लार एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड यानी जेसी फ्लास एआरसी को बेच दिया था, और इसी बिक्री से जुड़े एक सिंगल ट्रस्ट से बैंक को करीब 120 करोड़ रुपए का रिडेम्पशन अमाउंट मिला है। इस रिकवरी से बैंक के कैश फ्लो में सुधार होगा और बट्टे खाते में डाले गए एनपीए अकाउंट से जुड़े घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। खबर आने के बाद 13 नवंबर को येस बैंक का शेयर करीब 5% के उछाल के साथ 19.30 के स्तर पर बंद हुआ था, और दिन के दौरान तो शेयर ने 19.5 रुपए की ऊंचाई को भी छुआ था। दूसरी खबर, एक समय देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी माने जाने वाली किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल का लिक्विडेशन होना लगभग तय है। असल में बीते शुक्रवार की शाम को फ्यूचर रिटेल के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी को अर्जी दाखिल कर दी है। दिवालिया प्रक्रिया के तहत फ्यूचर रिटेल के कर्ज समाधान के लिए स्पेस मंत्रा नाम की केवल एक कंपनी ने बोली जमा की थी, पर कर्जदाताओं की समिति यानी सीओसी ने 1 अक्टूबर को हुई बैठक में इस बोली को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सीओसी ने इस कंपनी के आरपी विजय कुमार अय्यर से एनसीएलटी में अर्जी दाखिल न करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। लेंडर्स इस बात को लेकर चिंतित थे कि स्पेस मंत्रा की बोली को खारिज किए हुए 5 हफ्ते होने के बाद भी आरपी ने कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए एनसीएलटी को अर्जी दाखिल नहीं की है। खबर आने के बाद 13 नवंबर को फ्यूचर रिटेल का शेयर 0.25% गिरकर ₹2.80 के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, 13 नवंबर की शाम को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी टाटा स्टील नीदरलैंड्स ने करीब 800 लोगों को नौकरी से निकालने की योजना बनाई है। ये छटनी एम्स्टरडैम के करीब स्थित प्लांट से की जाएगी ताकि खर्चों में कमी हो और प्लांट से होने वाले मुनाफे में सुधार हो सके। फिलहाल टाटा स्टील नीदरलैंड्स की कुल कर्मचारी संख्या 9,200 के करीब है। निकाले जाने वाले 800 कर्मचारियों में से करीब 500 फुल टाइम वर्कर्स हैं जो मेनली मैनेजरियल और सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं, और बाकी 300 लोग टेम्पोरेरी पोजीशंस पर हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि टाटा स्टील ने यूके के बाद अब अपनी डच यानी नीदरलैंड्स की इकाई के लिए वहां की सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ताकि डीकार्बनाइजेशन की योजना को पूरा किया जा सके। इसके अलावा खबर यह भी थी कि कंपनी यूके में अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर भी विचार कर रही है। 15 नवंबर को जब बाजार खुला तो टाटा स्टील का शेयर करीब 2.5% की बढ़त लेकर ₹124.10 के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, कर्ज संकट से गुजर रही जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स ने कर्ज में कमी की मंशा के चलते अपने सबसे बड़े लेंडर आईसीआईसीआई बैंक के साथ सेटलमेंट करार किया है। इस करार के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स अपने ट्रस्ट के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक को 18 करोड़ 93 लाख शेयर ट्रांसफर करेगी। ये वही शेयर हैं जो आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी पड़े हुए हैं। हालांकि शेयर किस भाव पर ट्रांसफर किए जाएंगे इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है, पर सोमवार 13 नवंबर की क्लोजिंग के हिसाब से बैंक को करीब 366 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी। माना जा रहा है कि डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होने के एक दिन पहले के भाव के हिसाब से ट्रांसफर प्राइस निर्धारित किया जाएगा। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक पर जेपी एसोसिएट्स का करीब 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, और कंसोर्टियम के बाकी बैंकों ने आईसीआईसीआई बैंक की ओर से किए गए करार पर एतराज जाहिर किया है। 15 नवंबर को जेपी एसोसिएट्स का शेयर करीब 4% की मजबूती के साथ ₹20.10 के स्तर पर, और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ ₹942 के स्तर पर बंद हुआ था।
पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस के लिए इस हफ्ते बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की ओर से सख्ती करने की खबर आई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर 2 प्रोडक्ट्स के जरिए कर्ज देने पर रोक लगा दी है। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि कंपनी ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए दिए जाने वाले कर्ज पर रोक लगाए और ये तुरंत प्रभाव से लगाई गई है। डिजिटल लैंडिंग की दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस पर यह रोक लगाई है। आपको बता दें कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के जरिए दिए जाने वाला कर्ज कंपनी के कुल डिसबर्समेंट्स का केवल 2% हिस्सा है, पर ब्रोकिंग हाउस सीएलएसए के मुताबिक इससे कंपनी के मुनाफे पर 5 से 6% का असर संभव है। 15 नवंबर को बजाज फाइनेंस का शेयर मजबूत बाजार में भी करीब 2% गिरकर 7,216 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, डाबर इंडिया की प्रमोटर फैमिली बर्मन परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अपने 2 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के महादेव बेटिंग ऐप प्रकरण में मामला दर्ज होने के बाद परिवार ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में दर्ज एफआईआर में डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित बर्मन के अलावा गौरव बर्मन का नाम भी सामने आया है, पर बर्मन परिवार ने मामले में किसी भी तरह से शामिल होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। 15 नवंबर को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 4% गिरकर और डाबर इंडिया का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। 7वीं खबर, एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी कंपनी डाबर इंडिया की 2 विदेशी सब्सिडरी कंपनियों डाबर इंटरनेशनल और डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स को अमेरिका में कई मुकदमों में बड़ी राहत मिली है। इन दोनों कंपनियों को क्षेत्राधिकार के अभाव या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के चलते राहत दी गई है। या तो इन दोनों कंपनियों ने इन हेयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की या इनकी बिक्री नहीं की है, जिस वजह से इन्हें राहत दी गई है। आपको बता दें कि इन तीनों कंपनियों के हेयर रिलैक्सर उत्पादों पर आरोप लगा था कि इनसे ओवरियन कैंसर जैसे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और इसी के चलते इन कंपनियों पर यूएस में करीब 5,400 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि डाबर ने यह साफ किया है कि उसके किसी भारतीय प्रोडक्ट से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है, पर डाबर की तीसरी विदेशी सब्सिडरी कंपनी नमस्ते लेबोरेटरीज के खिलाफ यूएस की कोर्ट में मुकदमा जारी रहेगा। 16 नवंबर को डाबर का शेयर 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 534 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 8वीं खबर, यूको बैंक ने बैंक के साथ छेड़छाड़ करने और तत्काल भुगतान सेवा यानी आईएमपीएस के कामकाज को बाधित करने के उद्देश्य से साइबर हमलों समेत किसी भी प्रयास की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से संपर्क किया है। यूको बैंक के एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार ने यह नहीं बताया कि बैंक के सिस्टम पर कोई साइबर हमला हुआ है या नहीं, पर उन्होंने कहा कि बैंक की ओर से समस्या की सटीक प्रकृति का पता लगाया जा रहा है। 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच आंतरिक तकनीकी खराबी का सामना करने के बाद बैंक ने आईएमपीएस चैनल को ऑफलाइन कर दिया था, क्योंकि 820 करोड़ रुपए की रकम कुछ ग्राहकों के खाते में गलती से जमा हो गई थी। 16 नवंबर को यूको बैंक का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ 39 रुपये 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 17 नवंबर को खबर आई कि यूको बैंक ने कुल राशि में से 79% राशि को वापस हासिल कर लिया है। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक यूको बैंक ने बताया कि विभिन्न सक्रिय कदम उठाकर बैंक ने प्राप्तकर्ताओं के खाते पर रोक लगा दी है और 820 करोड़ रुपए में से 649 करोड़ रुपए वापस हासिल करने में सक्षम रहा है। बैंक ने 171 करोड़ रुपए की बाकी बची राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। 17 नवंबर को यूको बैंक का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ 38 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। 10 नवंबर यानी बीते शुक्रवार की शाम को खबर आई कि एडुटेक कंपनी बायजूस की सब्सिडरी कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज यानी AESL में रंजन पाई ने 1400 करोड़ रुपए या करीब 16.8 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। आपको बता दें कि रंजन पाई मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस रकम का इस्तेमाल बायजूस की ओर से डेविडसन कैंपनर से लिए गए लोन के भुगतान पर किया जाएगा और रंजन पाई के मणिपाल ग्रुप को AESL के बोर्ड में 2 सीटें मिलेंगी। दरअसल रंजन पाई की एक एंटिटी ने AESL की ओर से डेविडसन कैंपनर को जारी NCDs को वापस खरीद दिया है। डेविडसन कैंपनर के पास गिरवी रखे शेयरों के माध्यम से AESL की 15 से 20% हिस्सेदारी थी और अब ये शेयर रंजन पाई की एंटिटी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। दूसरी खबर, वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में पहली बार 16 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज करने के बाद ग्लोबल ट्रैवल टेक प्लेयर ओयो अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ओयो पर कुल 1,600
20 करोड़ रुपए का कर्ज है और इस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी बायबैक का सहारा लेगी। ये कर्ज कंपनी को जून 2026 तक चुकाना है। पर टर्म लोन बी या टीएलबी के रूप में लिए गए इस कर्ज का 30% हिस्सा चुकाने के लिए कंपनी बायबैक प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगी, जो कि 14 से 18 नवंबर तक खुलेगी। और इस कर्ज भुगतान को कंपनी अपनी खुद की बैलेंस शीट में मौजूद नकदी का इस्तेमाल करके चुकाएगी और इस कर्ज भुगतान से कंपनी की कुल ब्याज लागत में 225 करोड़ रुपए की सालाना कमी देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ कंपनीनामा के इस स्पेशल एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का 100वां एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट्स के साथ साथ स्टार्टअप जगत का पूरे हफ्ते का अपडेट मिल गया होगा। आपको हमारा आज का ये स्पेशल शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9 और हाँ, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। तो वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।